बड़े बड़े सपने जब वो जमीनी हकीकत से टकराते हैं तो क्या होता है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। भारत की 4 बहुत ही महत्वाकांक्षी मतलब बड़े बड़े वादों वाली नीतियों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो कागज पर इतना अच्छा दिखता है वो असल में वैसा क्यों नहीं हो पाता। जरा सोचिए, 140 करोड़ लोगों के देश को बदलना ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये तो एक पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस नीति से जिसने पूरे देश में एक तरह की हलचल मचा दी थी। 2020 के कृषि कानून। सरकार के मुताबिक ये किसानों की आज़ादी का रास्ता था, लेकिन किसानों को लगा कि इससे उनका भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, वो रात याद है जब अचानक हमारे बटुए में रखे नोट बस कागज के टुकड़े बनकर रह गए थे। जी हाँ, हमारा दूसरा केस है नोटबंदी। एक ऐसा फैसला जिसने सच में हर भारतीय की जिंदगी पर असर डाला। क्या हो अगर सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आकर काम करने लगे। हमारी तीसरी केस स्टडी इसी एक बड़े और साहसिक विचार के बारे में है जिसे कहते हैं लैटरल एंट्री। और आखिर में हम बात करेंगे स्किल इंडिया मिशन की। ये एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम था जिसका वादा था भारत के करोड़ों युवाओं को हुनरमंद बनाकर उनका भविष्य संवारना। तो ये हैं हमारी 4 कहानियां। अब देखिए, ऊपर से देखने में चारों बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, लेकिन इनके पीछे जो सपना था वो एक ही था। एक ही झटके में भारत को बदल देने का सपना। चाहे वो खेत खलिहान हो, हमारे बैंक हो, सरकारी दफ्तर हो या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सभी नीतियों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी और वो थी एक टॉप डाउन अप्रोच। मतलब फैसले ऊपर लिए गए और ये उम्मीद की गई कि नीचे जमीन पर सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन चारों नीतियों के पीछे सरकार का आधिकारिक तर्क क्या था। मतलब कागजों पर इनके घोषित लक्ष्य क्या क्या थे। इन 3 कानूनों के पीछे का आइडिया बहुत बड़ा था। आइडिया ये था कि किसानों को अपनी फसल कहीं भी, किसी भी बाजार में, किसी भी कीमत पर बेचने की पूरी आज़ादी मिले। सरकार ने तो इसे एक देश एक बाजार का नारा भी दिया, जिसका मकसद था बिचौलियों को सिस्टम से हटाना। नोटबंदी को तो एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पेश किया गया था। कहा गया कि ये काले धन पर, नकली नोटों पर और आतंकवाद को मिलने वाले पैसे पर एक सीधा और जोरदार प्रहार है। देखिए, लैटरल एंट्री का मकसद था हमारी सरकारी मशीनरी में एक नई जान फूंकना। सोचा ये गया कि क्यों न प्राइवेट सेक्टर के माहिर लोगों को सीधे बड़े पदों पर लाया जाए, ताकि सरकारी काम करने के जो पुराने धीमे तरीके हैं उन्हें बदला जा सके। ये जो आप उलझा हुआ सा चार्ट देख रही हैं ना, ये स्किल इंडिया मिशन की विशाल महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ये कोई एक योजना नहीं थी, बल्कि योजनाओं का एक पूरा जाल था जो बेरोजगारी की समस्या को हर लेवल पर सुलझाने का वादा कर रहा था। लेकिन देखिए, कागज पर योजनाएं बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। अब देखते हैं कि जब ये बड़े बड़े आइडियाज आम लोगों की जिंदगी से टकराए तो हुआ क्या। ये तस्वीर 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखाती है ना। एक तरफ सरकार थी जो आज़ादी का वादा कर रही थी और दूसरी तरफ थे किसान जिन्हें डर था कि उनकी जमीन और आमदनी दोनों ही छिन जाएंगी। और इसी खाई ने भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक को जन्म दिया। अब ये आंकड़ा देखिए, 22.6%। मतलब स्किल इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम के तहत जितने भी युवाओं ने ट्रेनिंग ली, उनमें से मुश्किल से 22-23% को ही नौकरी मिल पाई। सोचिए, 100 में से सिर्फ 22 या 23 लोग। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ ट्रेनिंग दे देना ही काफी नहीं होता। ये जो कोटेशन है, ये नोटबंदी पर सबसे तीखी आलोचनाओं में से एक है। ये साफ साफ कहता है कि इतने बड़े फैसले को बिना किसी खास तैयारी के लागू कर दिया गया, जिसका खामियाजा लाखों लोगों को भुगतना पड़ा। लैटरल एंट्री का रास्ता भी कह सकते हैं कांटों भरा था। जो अधिकारी पहले से सिस्टम में थे उन्होंने इसका विरोध किया और जो बाहर से एक्सपर्ट आए उनके लिए सरकारी काम की सुस्त रफ्तार से तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सबसे बड़ा कांटा था आरक्षण का सवाल कि क्या इन नई नियुक्तियों में सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाएगा या नहीं। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां काबिलियत भी हो और समाज के हर वर्ग का सही प्रतिनिधित्व भी हो। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है जिसे भारत आज भी साधने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का अंजाम क्या हुआ? चलिए अब जरा इन नीतियों के नतीजों पर नजर डालते हैं।
कुछ सोचे समझे थे और कुछ बिल्कुल अनचाहे। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे महीनों तक चले जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों और आने वाले चुनावों के राजनीतिक दबाव के चलते सरकार को आखिरकार पीछे हटना पड़ा और इन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या रहा? कृषि कानून वापस हो गए, नोटबंदी अपने बताए गए लक्ष्यों को पाने में नाकाम रही, लैटरल एंट्री आरक्षण के सवाल में उलझकर रह गए, और स्किल इंडिया उम्मीद के मुताबिक नौकरियां पैदा नहीं कर पाया। तो क्या इन 4 अलग-अलग कहानियों में कोई कॉमन धागा है? कोई ऐसी बात जो इन सबको जोड़ती हो? हम इनसे शासन चलाने के बारे में क्या सीख सकते हैं? ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। देखिए, चुनौतियां भले ही अलग-अलग थीं, लेकिन समस्याएं लगभग वही थीं। प्लानिंग में कमी, लोगों से राय मशवरा ना करना और दिल्ली में बने प्लान और जमीन की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई का होना। और आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि भाई सच्चा सुधार है क्या? क्या ये कोई विजन है जो ऊपर से नीचे की तरफ थोपा जाता है, या फिर ये एक ऐसी बातचीत है जो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाती है? हो सकता है इसी सवाल के जवाब में ही भारत के भविष्य का रास्ता छिपा हो।